जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य से संबंधित विस्तृत अध्ययन की क्लास रहेगी और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत का अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो क्लास है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित दूसरी क्लास रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहली क्लास में आंतरिक साक्ष्यों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित बाहरी साक्ष्य का अध्ययन करेंगे, यानी कि बाहरी स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिनका अध्ययन करने के बाद हमारे साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और हिंदी की तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बाहरी साक्ष्य। हेडिंग बनाओ, साहित्यक सामग्री काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, यानी कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट को जो है बाहरी साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है और जिनका अध्ययन करके हमारे साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आगे है मोतीलाल मिनारिया जी के द्वारा राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, यानी कि राजस्थान में मोतीलाल मिनारिया जी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की और जिनका अध्ययन करने के बाद हमारे साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा है। आगे देखते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थान एवं शिलालेख, यानी कि जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं और जो शिलालेख हैं उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बाहरी साक्ष्य यानी कि स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, जिनमें प्रमुख है चंदेल राजा परमाल जी के समय के जैन शिलालेख, यानी कि इनका अध्ययन करने के बाद हिंदी के साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आबू पर्वत के राजा जैत जी और सल्ख जी के शिलालेख तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि आबू पर्वत के राजा जैत जी और सल्ख जी के शिलालेख जो हैं उस समय के तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं और जिनसे हमें हिंदी साहित्य का इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे है ऐतिहासिक स्थान, यानी कि हमें जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनसे हमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मदद मिलती है। आगे देखते हैं। जनश्रुतियाँ, यानी कि जो जनश्रुतियाँ हैं उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बाहरी साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है, जिनमें है कवियों की जीवनी और उनकी साधनाओं के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है, जिनसे हमें हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सत्य की ओर संकेत मिलते हैं परंतु यह प्रमाणिक नहीं होती है, यानी कि जो जनश्रुतियाँ हैं उनसे हमें सत्य की ओर संकेत तो मिलता है लेकिन यह प्रमाणिक नहीं होती है। आगे देखते हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक व बाहरी परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री, यानी कि जो विभिन्न युग के उस समय की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियां हैं उन्हें भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बाहरी साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। आगे देखते हैं। हेडिंग बनाओ, प्रमुख क्रमबद्ध रचनाएं।
जिनमें नंबर 1 पर है 84 वैष्णव की वार्ता और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1568 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार का नाम गोकुलनाथ जी माना जाता है। यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता जो रचना है गोकुलनाथ जी की मानी जाती है। नंबर 2 पर है 252 वैष्णव की वार्ता। इसका प्रकाशन वर्ष 1568 ईस्वी ही माना जाता है और इसके रचनाकार गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। नंबर 3 पर है भक्तमाल। भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष जो है 1585 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार नाबादास जी माने जाते हैं। नंबर 4 पर है कविमाला। कविमाला का प्रकाशन वर्ष जो है 1655 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार तुलसी कवि जी माने जाते हैं। नंबर 5 पर है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा रचना का प्रकाशन वर्ष जो है 1718 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार जो है कालिदास त्रिवेदी जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 6 पर है अलंकार रत्नाकर। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1735 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार दलपति राय जी और वंशीधर जी माने जाते हैं। नंबर 7 पर है सार संग्रह। इसके रचनाकार परवीण कवि जी माने जाते हैं। नंबर 8 पर है सतकवि गिराविलास। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1746 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार बलदेव बघेलखंडी जी माने जाते हैं। नंबर 9 पर है विद्वन मोद तरंगनी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1817 ईस्वी माना जाता है। विद्वन मोद तरंगनी सुबा सिंह उर्फ श्रीधर जी की रचना मानी जाती है। नंबर 10 पर है राग कल्पद्रुम। इसका प्रकाशन वर्ष 1843 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार जो हैं कृष्णानंद व्यासदेव जी माने जाते हैं। नंबर 11 पर है श्रृंगार संग्रह। इसका प्रकाशन वर्ष 1848 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार कवि सरदार जी माने जाते हैं। नंबर 12 पर है रसचंद्रोदय। इसका प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी जी माने जाते हैं। नंबर 13 पर है दिग्विजय भूषण। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार लाला गोकुल प्रसाद जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 14 पर है सुंदरी तिलक और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1869 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। नंबर 15 पर है काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1875 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार महेश दत्त जी माने जाते हैं। नंबर 16 पर है कवित रत्नाकर। इसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार माता दीन मिश्र जी माने जाते हैं। नंबर 17 पर है विचित्रोपदेश। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1887 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार कक्षेदी तिवारी जी माने जाते हैं। नंबर 18 पर है कवि रतनमाला। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1911 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार मुंशी देवी प्रसाद जी माने जाते हैं। और नंबर 19 पर है सुक्ति सरोवर। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1922 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार लाला भगवान दीन जी माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत।
जिनका अध्ययन करके हमारे हिंदी के साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य किया है। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।